बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कल हमने पढ़ा था फाखरा जबीन का, यहीं पे इश्क ठहरा है, उसका हमने एक हिस्सा मुकम्मल किया था। आज हम उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। आपको यकीनन ये नावल पसंद आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं पे इश्क ठहरा है, फाखरा जबीन। देखने में तो बहुत लाउबाली और बेपरवाह सा लगता है, मगर कमरे की सजावट से लगता है दोहरी शख्सियत का मालिक है। दर हकीकत बहुत सुलझा हुआ, संजीदा और हसास, मगर ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन मैं उसका तज्जिया करने क्यों बैठ गई हूँ? बुक शेल्फ का आंखों ही आंखों में जायजा लेते हुए उसने खुद को घुरका और फिर कमरे की सजावट में खो गई। स्टीरियो, कंप्यूटर, साइड टेबल पर पड़े लैंप और खूबसूरत टाइम पीस का जायजा लेते हुए उसकी भटकती हुई नजरें बेड पर बिखरे कुशन्स और फिर अरगान पर पड़ी तो देखती ही रह गई। जज्बे लुढ़ाती निगाहें न जाने कब से उसे अपने हिसार में लिए हुई थी। नजरों का तसादम होते ही अरगान ने बड़े इत्मीनान से निगाहों का जाविया बदला और मिसेस आमिर की तरफ मतवज्जा हो गया। नागवारी की एक शदीद लहर दिल में उठी तो माथे पर खुद ब खुद तीरों का जाल सा बिछ गया। अरे मिजाब, ये सूप हाथ में लिए क्यों बैठी हो? अरगान को दो ना। अपनी बातों में उलझी मिसेस आमिर ने उठकर खिड़कियों के पर्दे परे हटाते हुए कहा तो वो गड़बड़ा कर अपने हाथ में पकड़े बाउल को देखने लगी। नहीं मिस मिजाब को खेलने दे, मैं बाद में पी लूंगा। वो कितनी ही देर उसे सूप में मुसलसल चम्मच घुमाते हुए देख रहा था, सो कहे बगैर न रह सका। उस पर मिसेस आमिर के कहने ने उसे शर्मिंदा कर दिया। फौरन ही वो अपनी जगह से उठकर उसने प्याला उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या मतलब? क्या मैं खुद पीऊंगा? वो लेटे लेटे हैरत से गोया हुआ। तो क्या मैं पिलाऊंगी आपको? आवाज धीमी मगर लहजा फाड़ खाने वाला था। वैसे मुजायका तो कोई नहीं, वो हल्के से बड़बड़ाया। चले और कुछ नहीं तो सहारा देकर बिठा ही दें। अगरचे चेहरे पर हद दर्जा नकाहत तारी कर ली गई थी, मगर आंखों का तासुर उसकी शरारत को अयां कर गया था। उससे जवाबन ठक से प्याला मेज पर पटक दिया था, मगर अगले ही पर मिसेस आमिर को मिसेस आमिर को बेहतर मतवज्जा देकर वो सटपटा गई। मेरा मतलब है, अगर दिल नहीं चाह रहा तो बाद में पी लीजिएगा। उसे मालूम मालूम था कि अगर मिसेस आमिर को भनक भी पड़ गई तो अभी मरीजों की तीमारदारी पर लेक्चर शुरू हो जाएगा और उसे चुपचाप सुनना पड़ेगा कि उनकी मुलाजमत पर लात मारने के चांसेस फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसके बाद बदलने पर अरगान के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ रुकी थी, जिसने उसे मजीद सुलगा कर रख दिया था। सो फौरन ही अब मैं चलती हूँ कहकर किसी के भी जवाब के इंतजार किए बगैर कमरे से निकलती चली गई। नीचे पहुंची तो बच्चे किताबों समेत गायब थे और जुबारिया फोन पर गालबन एसपी साहब से उलझ रही थी। लाहौर पोस्टिंग क्या हुई लगता है? पूरा मुल्क आपके कंधों पर चल रहा है। 15 दिन हो गए हैं आपको शक्ल दिखाए हुए। मिजाब ने इशारतन उन्हें अपने जाने के बारे में बताया और उनके असबात में सर हिलाने पर बाहर निकल आई। सुबह आते फिर दोस्त खाला ने उसे सिलाई कढ़ाई की कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाकर दी थी, जिनकी खरीदारी के लिए उसे यही वक्त मुनासिब लगा था। सो वहां से सीधी बाजार चली आई। खरीदारी करते हुए ना चाहते हुए भी तो गहरी गहरी आंखें उसे मुसलसल तंग कर रही थी। कभी काउंटर की चिकनी सतह पर उभर आती तो कभी किसी न्यून साइंस के साइन के पीछे से झांकने लगती। वो चिढ़ सी गई थी। अजीब बेवकूफ सा शख्स है वो। मैं न जाने क्यों सोच रही हूँ उससे सर झटक उसे जहन से निकालने की कोशिश की, शौरी कोशिश की। मतलूबा चीज़ें काफ़ी मुशक्कत के बाद उसके हाथ लगी थी और जब वो खरीदारी के बाद मार्केट से निकलकर मेन रोड तक आई तो आसमान के सुरमई किनारे पर हल्की हल्की स्याही उभर रही थी। घर तक पहुंचते यकीनन अंधेरा फैल जाता और थकन का गलबा भी था। सुबह टैक्सी की तलाश में इधर उधर देखने लगी। बेपनाह ट्रैफिक, शोर, हंगामा, हर कोई अपने मस्कन जल्द अज जल्द पहुंचने के लिए कोशां था। उसका इंतजार कोफ्त में बदलने लगा। शदीद बेजारी के साथ उसने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। लगा आंखों के सामने एक धमाका हुआ है। हद दर्जा बेयकीनी और हैरत से सर झटकते हुए उसने दोबारा सड़क की दूसरी तरफ जनरल स्टोर से निकलते शख्स को बगौर देखा। बहुत देखे भाले मानूस से नुकूश थे, जिन्हें नजरों से छूते ही बेलौस अपनायत का एहसास दिल में जागजी होने लगा था। अहमर होंठों की आवाज जुम्बिश गैर इरादी थी। उस शख्स ने सिल्वर ग्रे करोला का डोर लॉक खोलते हुए बेनियाजी से उधर देखते हुए ब्लैक ग्लासेस आंखों पर लगा लिए थे। मिजाब ने सीने में अटकी हुई सांस को मुश्किल खींचा था और उसे अपने कदमों तले शदीद इर्ताश महसूस हुआ। हाँ वही है, पुकार लो बुला लो। उसका दिल तड़पा था, मचला था। अहमर बेख्तियार 2 कदम आगे बढ़ाते हुए उसे पूरी कुव्वत से उसे पुकारा, मगर मालूम नहीं आवाज उसके हलक से नहीं निकल पाई या ट्रैफिक के बेपनाह शोर में कहीं फंस कर रह गई थी। वो शख्स बड़े आराम से दरवाजा खोलकर अपनी गाड़ी में सवार हो चुका था। अहमर अहमर, गाड़ी उसके सामने रेंगने लगी थी। वो बेताबी बेकरारी से उसे पुकारती फुटपाथ से उतरकर सड़क पर आ गई। अहमर प्लीज रुको। अहमर, वो तकरीबन चीखती हुई गाड़ी की तरफ लपकी। मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ी, वैगन, वो एक एक चीज से बचती रुकती ठिठकती उसके पीछे भागी। अहमर उसकी नजरों के सामने उसकी दस्तरस से
दूर हो रहा था। ये ख्याल ही उसके लिए सुहाने रू था। नहीं, अब मैं नहीं खोने दूंगी। गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो जुनूनी अंदाज में गाड़ी की तरफ भागी। रमादमा सड़क पर उसे यूं दीवानावार भागते देखकर कई एक लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। अहमद, रुक जाओ प्लीज। वो एक के बाद दूसरी गाड़ी से टकराते हुए मुश्किल बची थी, मगर कब तक मुखालिफ सिमत से आती तेज रफ्तार गाड़ी इस तरह से टकराई कि वो उछलती हुई दूर जा गिरी। बेशुमार गाड़ियों के ब्रेक बेअयक वक्त चरचराए थे। एक सानिए के लिए जैसे हफ्ते आसमान उसके नजरों के सामने घूम गए। दर्द और तकलीफ की शिद्दत से निढाल होते हुए उसने बमुश्किल अपनी बंद आंखों को खोला। वसी और रीज़ आसमान उसके ऊपर झुका हुआ था। गोल गोल घूमते हुए दरख्त उससे सर पर आकर रुक गए थे। रवां-दवां ट्रैफिक साकत हो गई थी। चीखते चिल्लाते हारन दम तोड़ गए थे। पूरी कायनात ने जैसे लम्हा भर के लिए चुप की चादर ओढ़ ली थी और उस चुप में बस उसकी पुकार बाज़गश्त बनकर गूंजती रह गई थी। उसने अपनी तमाम तर ज़ाइल होती कुव्वतों को मुजतमा करके चेहरा ऊपर उठाया। कोई गर्म स्याल चीज़ उसकी पेशानी से बहती हुई गर्दन तक आ रही थी। उसने खौफज़दा नज़रों से अपने ऊपर झुकाने वाले चेहरे को उस मानूस चेहरे की तलाश में टटोलना चाहा, मगर आंखों में उतरती बेतहाशा धुंध ने उसकी हर कोशिश को नाकाम बना दिया था। रात का जाने कौन सा पैर था जब उसकी आंख खुली। कमरे में जीरो पावर का बल्ब रोशन था और पंखा बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा था। वह चंद लम्हे यूं ही सामने दीवार पर पंखे के घूमते हुए साए को देखती रही। फिर गर्दन घुमाकर साथ वाली चारपाई की तरफ देखा तो मामा उसे बेदार होते देखकर फौरन इस पर झुक गई। हलक में कांटे से चुभ रहे थे। उसने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए मामा की तरफ देखा तो फौरन ही उसका मुद्दा समझकर पानी का गिलास भर लाई। आप अभी तक सोई नहीं? उसने गर्दन ऊंची करके खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। सो गई थी, बस अभी कुछ देर पहले ही आंख खुली थी। मामा ने बहुत मुलायमत से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटा तो वो बस एक नजर उन्हें देखकर रह गई। सुरख होती हुई मुतवर्रम आंखें गवाह थी कि वो ना सिर्फ रात भर जागती रही हैं बल्कि रोने का सिलसिला भी जारी और सारी रहा है। मामा, आपको कभी भी झूठ बोलना नहीं आया। वो जेरे लब मुस्कुराई तो मामा ने आंखें चुरा ली। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ मामा, इसलिए परेशान होना बंद करें। बेशक चेक कर लीजिए। ना तो टेम्परेचर है ना ही कहीं दर्द हो रहा है, इसलिए अब आप आराम से सो जाए। उसने हौले से उनका हाथ दबाते हुए कहा। हाँ, मैं सो जाऊंगी। मगर तुम बताओ, भूख तो नहीं लग रही? कुछ लाऊं खाने के लिए? नहीं मामा, मैं बस अब सोऊंगी। उसने कहने के साथ ही कवर बदल ली तो मामा भी उठकर अपने बिस्तर पर चली गई। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्तगी से आंखें खोल दी कि नींद का आना अब मुहाल था। अपने तकिए पर उंगलियों से लकीरें खींचते हुए उसकी नजरें खिड़की से झांकते आधे चांद पर जा अटकी थी। उस रोज का वाकया अपनी तमाम तरजुजियात के साथ उसके जहन में घूम गया। कौन था वो? महज एक ख्वाब, शराब, वहम या गुमान? क्या वही सच था जो मेरी आंखों ने देखा? वो बुरी तरह उलझ गई। अहमद एक हकीकत बनकर उसके सामने आया था, मगर अब इस कदर बेयकीनी थी कि वो चाहते हुए भी मामा को इस वाक़े की असलियत से आगाह ना कर सकी थी। वो उसे महज एक रोड एक्सीडेंट समझ रही थी। क्या हो गया था मुझे? इस कदर बचकाना रद्द अमल था मेरा कि हद नहीं। और कुछ नहीं तो गाड़ी का नंबर ही नोट कर लेती, किसी रिक्शे टैक्सी पे उसका पीछा ही कर लेती। मगर ये ख्याल मुझे उस वक्त क्यों ना आया? उसने बेबसी से सर तकिए पर पटका। क्या बात है मिजाब? मामा ने शायद उसकी बेचैनी भांप ली थी और उसने कुछ नहीं कहते हुए बाजू आंखों पर रख लिए। कई रोज बाद वो घर से निकली तो मामा ने न जाने क्या कुछ पढ़कर उस पर फूंक डाला था। फिर दोस्त खाला उनकी चाहत मोहब्बत देखकर मुस्कुराती रही जबकि सारम दुहाइयां देता रहा। खुदारा आंटी जी कुछ फूंके मेरे लिए भी बचा कर रखे, मैं भी अपनी माँ का खिलौता बेटा हूँ। और वो हंस हंस कर उसे मजीद जलाती रही। पिपली वाले साई ने उसे देखते ही उस रोज की तरह बड़क मारी थी कि वो अपनी जगह काम कर रहेगी। वो बोला कुछ नहीं, बस जलाली आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसे देखता रहा। वो भी चुपचाप सर झुकाए उसके करीब से गुजरती चली गई। पूरे दिन में जितनी भी गाड़ियां उसके पास से गुजरी वो लशौरी तौर पर उनके अंदर झांकती रही। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे धोखा ही हुआ हो। वो उन्हीं सोचों में गलता पेचा थी जब उसके इंतहाई नजदीक आकर रुकती गाड़ी का हॉर्न बज उठा। वो बुरी तरह चौंक कर गाड़ी की तरफ पलटी और गैर मुतवक्का तौर पर ड्राइविंग सीट पर बैठे अरगान को देखो उसका मूड खामखा ही बिगड़ गया। कहाँ जा रही हैं? आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। खिड़की से सर निकाले वो अपने मखसूस जानदार लहजे में उसे ऑफर कर रहा था। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। वो रुखाई से जवाब देकर आगे बढ़ गई। मेरा ख्याल है आप खामखा तकल्लुफ बरत रही हैं। आ जाइए, मैं भी घर जा रहा हूँ। गालिबन आपको भी तो वहीं जाना है। वक्त तो जी बिल्कुल वहीं जाना है, और वैसे ही जाऊंगी जैसे रोज जाया करती हूँ। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। उसने सख्ती से मना कर दिया। जानती थी गाड़ी में बैठना गोया उसे सर पर सवार कर लेना है। तकलीफ कैसी? आपको कौन सा गाड़ी की बजाय मेरे कंधों पर सवार होना है? वो ढिठाई से मुस्कुराया।
शट अप मिस्टर, मैंने कह दिया ना, मैं खुद चली जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि अब आप अपना रास्ता नापें। उसके सख्ती से डांटे पर उसने बुरा सा मुंह बनाकर कंधे उचका दिए। ओके एज यू विश, लेकिन मैं इतना बता दूं कि हर सूरत में नुकसान आप ही का होगा। वो सुनी अनसुनी करती लब भींचे आगे बढ़ती रही, तभी उसने ग्लासेस चढ़ाए और तेज रफ्तारी से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो जलती भूनती साहब ज़दा मौसम में पैदल मार्च करते हुए बिलाखिर बख्तियार हाउस पहुंच की गई। वहां एसी लगे रूम में दाखिल होते फौरी तौर पर तो उसे कुछ नजर न आया, मगर जब चंद लम्हों बाद कमरे का माहौल वाजिया हुआ तो उसे लगा बाहर की सारी तपश इसी कमरे में जमा होने लगी। कितने आराम से वो सोफे पर बैठा किसी रिसाले की वह किरदानी कर रहा था। तभी मुलाजमा हाथ में चाय दिगिल वाजमात से भरी ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उसने फौरन सानी और मानी को बुलाने के लिए कह डाला। जी वो तो घर पर नहीं है, कहाँ गए हैं? उसने चंबे से मुलाजमा को देखा। वो तो पिंडी गए हुए हैं अपने मामू के साथ। क्या? मगर उसने हैरत से अरगान को देखा जो मुलाजमा को जाने का इशारा करके अपनी प्लेट में पेस्ट्री और पिज्जा का मीनार खड़ा कर रहा था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या उसकी हद दर्जा मासूमियत के इजहार पर वो कलस कर रह गई। यही कि सनी और मानी पिंडी गए हुए हैं। आपने मुझसे पूछा कब था? वो बड़े मजे से सारा कसूर उस पर डाल गया तो उसका दिल चाहा कि इस कमरे में जितने भी मेटल पीसेस पड़े हैं एक एक करके उसके सर पे दे मारे। आखिर आप क्यों करते हैं ऐसी हरकतें? आपको मालूम है मैं इतनी दूर से पैदल चल कर आ रही हूँ यहाँ तक सिर्फ सनी और मानी को पढ़ाने के लिए। वो रोहान से लहजे में चीख पड़ी। शायद आप भूल रही हैं मैंने आपको लिफ्ट की ऑफर दी थी तो आपने मुझसे सिर्फ इस बात का बदला लिया है कि मैंने आपकी ऑफर कबूल नहीं की। हरगिज नहीं मोहतरमा, आप बात को गलत रंग दे रही हैं। उसे शदीद किस्म की गलत फहमी का शिकार होते देखो उसने तेजी से वजाहत की। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता था, इसलिए मुझे यकीन है अरगान साहब आपकी बातें भी आपकी तरह निहायत गैर जरूरी और बौद्धिक किस्म की होंगी, इसलिए मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती। वो जहरखंद लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। मिस मिजाब, आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जाएंगी। आप मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। अरगान के कत्ई लहजे पर भी वो भी फैसला कुन अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ी। चले ये भी करके देख लें। वो इत्मीनान से सीटी बजाते हुए उठ खड़ा हुआ और अभी मिजाब में दरवाजे से बाहर जाने के लिए कदम रखा ही था कि न जाने कहाँ से वो बुल चैरियर भागता हुआ आया और उसके सामने जमकर घुर्राने लगा। उस अचानक अफ्तार पर वो बुरी तरह बौखलाकर पीछे हट गई। ये क्या बदतमीजी है? वो खौफजदा अंदाज में चिल्लाई। बदतमीजी नहीं, ये टाइगर है, सांस भी अपने मालिक के हुक्म से लेता है, इसलिए मेरा ख्याल है आपको इसकी वफादारी को चैलेंज किए बगैर आराम से बैठे और मेरी बात सुने। मिजाब ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा जो बड़े आराम से चाय का कप तैयार कर रहा था। चीनी कितनी लेंगी? वो दोस्ताना अंदाज में मुखातिब था, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाय अल्लाह, किस कदर ढीठ शख्स है ये, किसी बात का असर ही नहीं होता उस पर। वो गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठ गई। अंदाज में शदीद किस्म की बेचारगी थी। वो चेहरे से यूं लग रहा था जैसे अभी फूट फूट कर रो देगी। अरगान को इस लम्हे बेतहाशा नदामत का एहसास हुआ। आई एम सॉरी, असल में आपने जो कहना है जल्दी कहिए, मैं मुंतजिर हूँ। उसका स्पार्ट लहजा अरगान को भी संजीदगी इख्तियार करने पर मजबूर कर गया था। कहने को बहुत कुछ है मगर डरता हूँ तुम तो मेरी पहली गलती ही माफ़ नहीं कर सकती और मेरी कम अकली और नादानी के पे दर पे गलतियाँ किए जा रहा हूँ। शायद इसलिए कि इजहार के मौजू तरीके से ना आशना हूँ या फिर मोहब्बत करने का तजर्बा ही नहीं। मुझे चाहता हूँ जो कुछ दिल में है वो खुद ब खुद जान लो, कुछ कहने कुछ बताने की नौबत ही ना आए। मगर वो बेकरारी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। लम्हाती मगर बेमानी खामोशी से उकताकर मिजाब ने उसकी तरफ देखा। बालों में बेवजह उंगलियां फेरते लब भींचे उसे खासा मुस्तरिब लगा। उससे पहले कि वो कुछ कहकर उसे अपनी तरफ मतवज्जा करती, अचानक वो उसकी तरफ पलटा था। मिजाब, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? आपसे तुम का तखातुब और उस पर गैर मुतवक्का सवाल। मिजाब की खामोश निगाहें उसके चेहरे पर आया उलझन को खोजती रह गई। बताओ ना मिजाब, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? बहुत टूट कर, बहुत शिद्दत से, अपने तमाम तर जज्बों के साथ तुमने चाहा है किसी को? वो उसके ऐन सामने आकर ठहर गया था। वो मिसमरिज्म की कैफियत में बैठी रह गई, चाहने के बावजूद अपनी पलकों को जुम्बिश दे सकी ना उस पर से नजरें हटा सकी। अलबत्ता उंगलियों की सर्द होती पूरों पर उतरती कपकपाहट से बखूबी महसूस हुई थी। तुमने मोहब्बत की हो या नहीं, मगर मिजाब मैंने की है, बेतहाशा मोहब्बत की है, इश्क की सरहदों को छूती हुई मोहब्बत, अपने जज्बों की अमीर गहराइयों और दिलो जान की तमाम तर सच्चाइयों के साथ चाहा है। जानती हो किसे? वो उसके ऐन सामने पंजों के बल बैठा उसकी खुली आंखों में झांकते अपने वाज़े अक्स को देख रहा था। निगाहों से लपकते वाले हाना जज्बों की तपिश ने मिजाब को जैसे अंदर तक पिघला दिया था।
उसने अपनी बर्फ होती उंगलियों को नम हथेलियों से छुपाकर दिल के तमाम दरवाजे सख्ती से बंद करने चाहे, मगर शायद ही ये वो लम्हा था जब मोहब्बत की देवी बड़ी खुदसरी से उसके दिल के सिंहासन पर बाजमान हो गई थी। मोहब्बत एक इल्हाम की सूरत में दिल के तारों को छू रही थी और दफतन एक ख्याल बिच्छू बनकर उसे डस गया। अमानत में खयानत, जज्बों में चोरी, वो सरतापा काम की इरगान ने कुछ कहने के लिए लब वाह किए थे, मगर उसने सख्ती से अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। नहीं प्लीज, और कुछ मत कहना, खामोश रहो। वो उस लम्हे अपने आप से बेहद खौफजदा हो गई थी। उसके जर्द होते चेहरे और थरथराते लब देखकर अरगान एक पल में अपने हवासों में आ गया था। एक और गलती का एहसास उस पर हावी होने लगा। मैं और कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। बिजली किसी तेजी से अपना हाथ वापस खींचते हुए वो उठी तो अरगान भी फौरन उसके पीछे लपका था और गालिबन उसे देख कर ही टाइगर ने रास्ता छोड़ दिया। वो तेज तेज कदम उठाती लम्हों में नजरों से ओझल हो गई थी, जबकि वो वहीं साकित सामत खड़ा रह गया था। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने मिजाब से वो नहीं कहा जो उसे कहना था, बल्कि वो कह दिया है जिसे छुपाने की सही वो उस तमाम अरसे में करता रहा था। आज का सूरज उफक की बजाय उसकी आंखों में डूबा था। जना जाने कैसा कब कैसी बेकरारी थी जो जिस्म के रोए रोए में ठहर कर रूह को एक नए हिसाब से दो चार कर गई थी। ये सब नहीं होना चाहिए था। स्याह रात की इस्लाह महदूद चुप पर उसकी आंसुओं की आवाज़ सबत होकर रह गई थी। गुजरे हुए तमाम वाक़यात उसे एहसास दिला रहे थे कि वो इस शख्स की खताओं भरी मासूमियत से नफरत तो कभी भी नहीं करती थी। बस एक गुरेज था, एक हद बंदी थी जो उसे लाशऊरी तौर पर खुद पर लागू कर रखी थी और जिसे ख़त्म कर देने में उस शख्स ने एक पल भी नहीं लगाया था। वो तो लाइल्म है, कुछ नहीं जानता, और मैं बाखबर होते हुए भी बहक गई। सब कुछ जानते बूझते भी ये दिल अपनी मनमानी कर ही गया, मगर मजीद ढील नहीं दूंगी उसे। आइंदा इस घर के रास्ते पर कदम पड़ने ही नहीं दूंगी। दिल में मुसम्मम इरादा करते हुए उसने सख्ती से आंखें बंद की तो रात के रुखसार नम होते चले गए। मिसेस आमिर के छोटे बेटे की मंगनी थी और उन्होंने पूरे स्टाफ को मदऊ कर रखा था। उसका इरादा ना था जाने का, मगर मामा जो उसे कई दिनों से पसमरदा और बेजार सी देख रही थी, उसके बहक जाने के ख्याल से ज़बरदस्ती उसे साथ जाने पर रजामंद कर रही थी। फिर दोस्त खाला सारम के साथ उकाड़ा गई हुई थी, इसी वजह से घर की खामोशी भी काट खाने को दौड़ती थी। साथ ही टीचर्स का भी स्टार था। वो जाने को तैयार तो हो गई, मगर खासी बेदिली सी के अरगान का सामना करने से गुरेजा थी। मगर सच चुका कि तकरीब में उनकी फैमिली का कोई भी फर्ज शामिल न था। मिसेस आमिर की ज़बानी ही मालूम हुआ कि जुबारी अभी तक पिंडी से वापस नहीं आई थी और वो दोनों भाई किसी ज़रूरी काम की वजह से शिरकत ना कर सके थे। तकरीब अभी जारी थी, मगर वो गहरी पड़ती शाम को देखकर वहाँ से उठ आई। मिसेस आमिर का घर और बख्तियार हाउस कदरे फासले पर एक ही रोड पर थे। मेन रोड तक जाने के लिए उसे लामोहला बख्तियार हाउस के सामने से गुजरना था और ये ही लम्हा था उस पर सबसे भारी था। स्याह बुलंदों वाला गेट पर नजर पड़ते ही उसका दिल जिस बेतरतीबी से धड़का था, उससे वो मजीद परेशान होगी। निचला होंठ दांतों तले कुचलते हुए उसने अपने कदमों की रफ्तार खासी तेज कर दी थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे अभी गेट खुलेगा और वह डार्क ब्राउन आंखों में बेतहाशा चमक लिए उसके सामने आ खड़ा होकर पूछेगा, मिजाब, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? उसे सर झटककर गान से मुतल्लिक हर ख्याल को जहन से निकालने की शौरी कोशिश की, और एन उस वक्त जब वो बख्तियार हाउस के सामने से गुजरी थी, स्याह गेट पूरी तरह खुल गया था। गाड़ी सुस्त रवि से रेंगती हुई बाहर निकली थी। मिजाब ने अपनी नजर सख्ती से अपने उठते गिरते कदमों पर जमा दिया। जब गाड़ी उसके नज़दीक से गुजरने लगी तब उसने कुनखियों से ड्राइविंग सीट की तरफ देखा और वहां बैठे शख्स के चेहरे पर निगाह पड़ते ही कोई बिजली सी थी जो उसके दिलो दिमाग में कूदी थी। जहन और दिल एक लम्हे के लिए मफलूज होकर उसे पथरा से गए थे। वो बिलाशुबा अहमर ही था। उसने गाड़ी के पीछे दौड़ने को कदम उठाया, मगर ठठक गई। अहमद को पुकारने की कोशिश में उसके होंठ बस थरथरा कर रह गए थे। उससे एक तेज नजर अपनी दस्तरस से दूर जाती गाड़ी को देखा और दूसरी बख्तियार हाउस के बंद होते गेट पर बस एक लम्हा लगा था फैसले में, और अगले ही पल वो स्या गेट को धकेल कर अंदर दाखिल हो गई थी। अरे मिजाब, बीबी चौकीदार ने हैरान होते हुए कुछ कहना चाहा, मगर उसने सुनने की जहमत नहीं की। सुनो, ये जो अभी गाड़ी में गए हैं अहमर, ये यहाँ किससे मिलने आए थे? वो बेहद उजलत में पूछ रही थी। एसपी साहब के मेहमान थे, मगर एसपी साहब कहाँ हैं? वो जैसे अपने आप में नहीं थी। वो तो अंदर है, मगर चौकीदार उसकी घबराहट पर बुखलाहट का शिकार हो गया था। वो उसका जवाब सुनते ही कमरे की तरफ दौड़ी। चौकीदार बस पीछे से ही उसे पुकारता रह गया। कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खुला था और सेंट्रल टेबल पर रखे कागजात पर झुके तमाम अफराद बुरी तरह चौंक गए थे। वो बेहद मुतवहश और घबराई घबराई सी कमरे में दाखिल हुई। एसपी साहब, मुझे अहमद का फ़ोन नंबर चाहिए और एड्रेस, या कोई भी ऐसा नंबर जिस पर मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी और लहजे और अंदाज से बेकरारी और बेताबी छलक रही थी। कौन? अहमर?
कौन अहमर? एसपी साहब हैरान हैरान से उसे अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अहमर अहमर अयाज जो अभी गाड़ी में गए हैं यहाँ से। एसपी फैजान ने उसकी जर्द होती रंगत और कपकपाते वजूद को एक नज़र देकर आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिला दिया। वो अहमर अयाज नहीं था, काशान था। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। व्हाट? वो हैरत और इस्तेजाब से उन्हें देखे गई। ये किस तरह हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। मैं भला उन्हें पहचानने में किस तरह गलती कर सकती हूँ? उसकी आंखों में बेयकीनी थी। हो सकता है किसी मुशाबहत की वजह से ऐसा हुआ हो, मगर वो अहमर अयाज नहीं था। एसपी साहब के कतई अंदाज और बेलचक चहले लहजे पर वो चीख उठी थी। वो अहमर अयाज ही थे। धोखा सिर्फ एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं एसपी फैजान। उसकी आंखें छलक जाने को बेताब थीं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं, मगर मेरा उनसे मिलना अजहद ज़रूरी है। प्लीज़ आप मुझे उनका एड्रेस बता दें, मैं खुद उनसे मिल लूँगी, वो लजाजत से कह रही थी। एसपी फैजान उलझी उलझी निगाहों से कभी उसे और कभी अपने साथ बैठे उन दो आदमियों को देख रहे थे, जिनके चेहरे उसके लिए कतई अजनबी थे। देखिए मोहतरमा, हम एक बार फिर आपसे यही कहेंगे कि फॉर गॉड सेक मत झुठलाएं मुझे उस तरह। वो बेबसी के अंदाज में चलाई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाए। आंखें धोखा खा सकती हैं, मगर दिल की गवाही कभी झूठी नहीं हो सकती। मेरा दिल कहता है कि वो अहमर ही है। और फिर आप लोग क्यों यकीन नहीं कर रहे मेरा? मैं झूठ नहीं बोल रही, बिलीव मी। मुठ्ठियाँ भींचते हुए वो लाचार से अंदाज में उन्हें यकीन दिलाना चाह रही थी, मगर अपनी बात का मामूली सा असर भी ना होते देखकर वो कुछ और ना कर सकी, तो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। उसके अंदाज में इतनी शिद्दत थी कि सब लोग घड़ी भर के लिए अपनी जगह साकत रह गए थे। कमरे में गंभीर खामोशी में उसकी हिचकियों की आवाज़ दिल को पिघलाए दे रही थी। साहब, तुम कैसे जानती हो उसे? अचानक ही उसे अपने बहुत करीब इंतहाई मानूस सी आवाज़ सुनाई दी तो उससे झटके से सर उठाया। शिद्दत गरिया से उसकी आंखें लहूरंग हो रही थी। वो इस कदर हिजानी कैफियत का शिकार थी कि आते हुए ये भी ना देख सकी कि कमरे में कौन कौन मौजूद है। अरगान, प्लीज़ अपने भाई से कहो किसी तरह उस शख्स को ढूंढ लाए। बहुत अरसे बाद उम्मीद की किरण हाथ आई है। अगर ये रोशनी खो गई तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाऊंगी। बहुत इंतज़ार किया है उसे, एक एक लम्हा बहुत इंतज़ार किया है उसका। एक एक लम्हा सदी बनकर गुजरा है। बहुत तलाशा है उसे। अगर वो खो गया तो मैं यूं ही ख़ला में मुअल्लक़ रहूँगी। न सर पर आसमान होगा, न पैरों तले ज़मीन। वो हिज़यानी अंदाज में उसका बाजू हिलाते हुए कह रही थी। आंसू एक तवातुर से उसके चेहरे को भिगोते जा रहे थे। मिज़ाब, तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है उससे? कैसे जानती हो उसे? मिज़ाब का गैर मामूली रद्द-ए-अमल अरगान को परेशान कर रहा था। वो वो शौहर है मेरा, निकाह हो चुका है मेरा उसके साथ। करब आमेज़ बेबसी से उसने निढाल होते हुए बताया था। और कितने ही बम छूटे थे अरगान की समातों के पास। बहुत बेएतबार लगा था ये लम्हा उसे। गहरा जामिन सन्नाटा उसके पूरे वजूद पे छाता चला गया। अरगान चेहरे की मद्धम होती रंगत और आंखों की मांद पड़ती चमक एसपी फैजान की जीरक निगाहों से छुपी न रह सकी। सो बेख्तियार ही उसने पुकारा था। और वो जवान बेयकीन सातों की नाहमवार मुसाफत पे तन्हा और परेशान और हैरान और परेशान खड़ा था। एकदम चौंका और फिर अपनी नातमाम ख्वाहिशात और भरपूर यासियत का बोझ उठाए कमरे से बाहर निकलता चला गया। सूरत हाल अगरचा गैर मतवक्का थी, मगर फैजान को अपने साथ मौजूद सरकारी अफसरान के ख्याल से फौरी तौर पर संभलना पड़ा था। मिजाब, वो मेज़ के पीछे से घूमकर उसके करीब चले आए, जो सारे आंसू शायद आज ही बहा देना चाहती थी। काशान लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। कुछ देर बाद हम भी वहाँ जा रहे हैं। मैं खुद उससे मिलूंगा और हो सकता है वापसी पर उसे अपने साथ यही लेता हूँ। तुम खुद उससे मिलकर तसल्ली कर लेना। फिलहाल रोना बंद करो और चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ। एसपी फैजान का लहजा हद से ज़्यादा नरमी लिए हुए था। सर, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज़ मुझे एक बार उनसे मिलवा दे। आंखों से बहते आंसू को सख्ती से रगड़ते हुए उसने दम लहजे में इल्तिजा की थी। जवाबर एसपी फैजान ने इस बात पे सर हिलाकर हौले से उसके सर पर हाथ रखते हुए गोया उसे तसल्ली दी और सांस लेकर बाहर निकल गए। बाज़ लोगों की ज़िंदगी में खुशियों का हिस्सा बहुत कम होता है। उसे लगता था ज़िंदगी में उसकी खुशियों का हिस्सा इख्तिताम पजीर हो चुका है, मगर अब बाकी मानदा ज़िंदगी में ना वो कभी खुश हो सकेगी, ना मुस्कुरा सकेगी और ना ही ज़िंदगी की खूबसूरतियों से लुत्फ़ कुशेद कर सकेगी। मगर ये सब तो उसने आज सोचा था। बीते हुए कल में उसकी राय कुछ और थी। तब वो बरमला कहती थी, दुनिया में शायद ही कोई फ़र्द इतना खुशकिस्मत हो जितनी कि मैं, यानी मिज़ाब सिकंदर। उसे याद आया वो इन दिनों बात बेबात हंसा करती थी। एक शोख व चंचल मुस्कुराहट हमा वक्त उसके चेहरे पर रक्सा रहती और पापा कहा करते, मुस्कुराहट तो है ही हमारी बेटी के लबों पे सजने के लिए। और मामा जब कभी उसे किसी बात पर बेतहाशा हंसते हंसते बेहाल होते देखती तो फौरन टोक देती, इतना मत हंसा करो मिज़ाब, मुझे डर लगने लगता है।
کیوں ماما ہنستے ہوئے میری شکل بہت ڈراؤنی ہو جاتی ہے کیا؟ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر کے پوچھتی تو ماما اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتارنے لگتی کہ ان کے آنگن میں اسی ایک پھول کی وجہ سے بہار قائم و دائم تھی۔ زندگی اسی تسلسل سے جاری تھی جب پاپا کے بڑے بھائی ایاز ہارٹ فیل ہو جانے سے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ تائی امی کو تو کئی سال پہلے ہی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پاپا تایا ابو کی رسومات میں شرکت کے بعد واپس آئے تو تایا ابا کا اکلوتا لخت جگر ان کے ساتھ تھا۔ احمد ایاز بڑی بڑی آنکھوں میں ٹھہری خاموشی اور اداسی، زود و رنج اور حساس ہونے کی گواہ تھی۔ وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا خاموش تباہ لڑکا تھا، سو مزاج اپنی عادت کے برعکس اس سے بے تکلف نہیں ہو سکی تھی۔ ایک جھجک و ایک تکلف شروع دن سے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ احمد کو یہاں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، تب ہی مزاج کو معلوم ہوا کہ پاپا احمد کو ہائر اسٹڈی کے لیے بیرون ملک بھجوانا چاہتے تھے۔ مزاج کے لیے یہ بات غیر معمولی نہیں تھی کہ وہ باہر جا رہا تھا، بلکہ حیران کن بات یہ تھی کہ پاپا اس کے اور احمد کے نکاح کے بعد احمد کو بھجوانا چاہ رہے تھے۔ اور اسی سلسلے میں جب ماما نے اس کی رائے لی تو وہ چپ چاپ گم سم سی انداز میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو ان دنوں میٹرک کے سبجیکٹ بھی ماما کے مشورے پر سلیکٹ کیے تھے۔ کجا کہ زندگی کا اتنا بڑا معاملہ اور وہ بھی اس قدر اچانک، وہ اپنی جگہ جز بز سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں ماما کو احساس دلانا چاہا کہ وہ یہ سب قبل از وقت ہے، مگر ماما نے بڑے سبھاؤ سے اس کے جواز کو رد کر دیا تھا۔ جانو ابھی تو صرف نکاح ہوگا، رخصتی کے بارے میں تو اس وقت سوچیں گے جب تم دونوں اپنی تعلیم مکمل کر لو گے، اور تم جانتی ہو کہ اس میں کئی سال لگ جائیں گے۔ بس یوں سمجھ لو کہ تمہارے پاپا احمد کے پاؤں میں زنجیر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جوں کا تو واپس آ سکے۔ تم بس مجھے اتنا بتا دو کہ تمہیں احمد کیسا لگتا ہے؟ ماما نے اپنی ریشمی ساڑی کے سرسراتے پلو کو شانے پہ جماتے ہوئے پوچھا تو ان کی طرف سے رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ 2 سال کے عرصے میں اگرچہ ان دونوں کی فرینڈ شپ نہیں ہو سکی تھی، مگر پھر بھی احمد ایاز ایسا نہیں تھا کہ اسے ناپسند کیا جا سکے۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے کیا کسی سے بھی بے تکلفانہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ زیادہ ہی موڈ میں ہو تو میتھس کے مشکل اور بڑے بڑے سوالوں سے حل کر دیا کرتا تھا۔ کبھی اپنے حصے کی چاکلیٹ بڑے آرام سے اسے دے دیتا، یا پھر اسے ماما پاپا کے ساتھ شرارتیں کرتے دیکھ کر ہولے ہولے مسکراتا رہتا۔ مزاج چندہ تم نے بتایا نہیں؟ ماما کے دوبارہ پوچھنے پر اس کی طرف پلٹی تو کچھ کہنے کے بجائے وہ بس کندھے جھکا کر مسکرا دی۔ اور یوں احمد ایاز جرمنی جانے سے چند روز قبل ایک رنگا رنگ تقریب میں ان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ کیوں بھئی؟ احمد کے بھاگ جانے کا اندیشہ تھا جو اتنی جلدی کر ڈالی؟ وہ شرمائی سی بیٹھی تھی جب ایک دوست نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اب تو محترمہ کر چکی میٹرک، نہ صاحب کے خیالوں سے فرصت ملے گی، نہ کتابوں پر لکھے حروف سمجھ آئیں گے، نظر آئیں گے۔ پڑوس میں رہنے والی نادیہ نے مذاق نہیں طنز کیا تھا، وہ بس اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ ان دنوں میٹرک کے ایگزام ہونے والے تھے، اس نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اپنی سابقہ پوزیشن بحال رکھے گی۔ احمد کے روانہ ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے، مگر ان دنوں میں بھی احمد کے رویے نے یہ ثابت نہیں ہونے دیا کہ ان دونوں کے درمیان رشتے کی نوعیت بدل چکی ہے۔ بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ یہ بات مزاج کے لیے باعث اطمینان تھی، سو وہ بھی اطمینان سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اور پھر ایک روز احمد جرمنی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ میٹرک سے FSC میں آ گئی۔ احمد کا ہر ماہ فون آتا، مگر مزاج سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی۔ بس ماما سے اس کی خیر خیریت کا علم ہوتا رہتا، اگرچہ ماما پاپا کی طرف سے کوئی یہ پابندی نہ تھی، مگر اس کے باوجود نہ کبھی احمد نے اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور نہ مزاج نے، اور اس میں زیادہ حصہ شاید احمد کی سنجیدہ طبیعت کا بھی تھا۔ 2 سال بعد احمد نے بابا کے بے حد اصرار پر اپنی تازہ ترین تصویریں بھیجی تو سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی حیران رہ گئی۔ ان 2 سالوں میں وہ کس حد تک بدل گیا ہے۔ دبلا پتلا سا احمد اب اونچے لمبے وجیہہ سراپے والا احمد بن چکا تھا۔ ماما یہ تو بالکل ہی بدل گیا ہے۔ اس نے جی بھر کے حیرت کا اظہار کیا تو ماما اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ تم بھی تو ویسی نہیں رہی، بدل گئی ہو پہلے سے۔ کیا خیال ہے احمد کو تمہاری چند تصویریں بھیجے؟ ماما نے بالکل دوستانہ انداز میں شرارت سے پوچھا تو وہ بری طرح چینک گئی۔ ہرگز نہیں ماما، جب وہ خود سے کہے گا تب بھیج دیں گے۔ اس نے ماما کو ٹالا، پھر نہ احمد نے فرمائش کی اور نہ انہوں نے تصویریں بھجوائیں۔ تبھی اس کا FSC کا رزلٹ آؤٹ ہوا۔ شاندار پوزیشن لینے پر پاپا نے ایک اچھی سی پارٹی کا اہتمام کیا۔ وہ تتلی بن کر پورے گھر میں اڑتی پھر رہی تھی جب اچانک پاپا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بھئی ان سے ملو، یہ وہاب حسن ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے ایک پروکار سے شخص سے اس کا تعارف کروایا۔ ہیلو انکل، وہ بشاشت سے مسکرائی۔ جواباً انہوں نے مسکراتے ایک گفٹ اس کی طرف بڑھایا تو وہ تھینک یو کہتی آگے بڑھ گئی۔ اس نے وہاب حسن کو پاپا کے عام دوستوں کی نظر سے دیکھا تھا، مگر آنے والے دلوں میں اسے یہ احساس ہوا کہ وہ شخص پاپا کے لیے بے حد اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پاپا جو ہمیشہ سے تنہا اپنا بزنس چلاتے آ رہے تھے، اپنے زورے بازو پر آگے بڑھ رہے تھے، وہاب حسن کو اپنا بزنس پارٹنر بنانے پر رضامند ہو گئے۔ اور اب اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ وہاب حسن نے پاپا کے بزنس میں شراکت نہیں کی، بلکہ بد نصیبی در بدری ہرما نصیبی اس کی زندگی کا حصہ دار بن گئی تھی۔
وہ موسم بہار کی اولین صبح تھی، نوخیز تر و تازہ، شگفتہ آسمان کی فیروزے جیسی چمک دیکھنے والی آنکھ میں نلاہٹے سے بھر دیتی تھی۔ چند روز پہلے کے زرد ٹنمن درخت زمردی ہریالی کا پیراہن اوڑھے فضاؤں میں جھوم رہے تھے۔ خاک بستر زمین پر سبزے کی چادر سفید شبنمی موتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ کیاریوں میں سرخ گلاب، موتی اور بیلے کی کلیاں پورے جوبن پر تھی۔ صبح کی گنگناتی ہوا جھولیاں بھر بھر کر خوشبو لٹا رہی تھی۔ تتلیاں بصورت قاصد ایک پھول سے دوسرے پھول تک کا سفر کرتے ہوئے اپنی پربہار پروں سے نازک پتیوں کو چھوتی اور فضا میں نغمگی کچھ اور بڑھ جاتی۔ ایسے میں وہ کمرے سے باہر آئی تو پتوں کی تال گنگناتے پرندوں اور سرخ سبز پیلے اودے رنگوں کا طلسم لمحہ بھر میں اس پہ چھاتا چلا گیا۔ دل میں اسی ماحول کا حصہ بننے کی خواہش شدت سے ابھری تو وہ ننگے پاؤں لان میں چلی گئی، پھر مالی کے ہاتھ سے پانی کا پائپ لے کر پودوں کو پانی دینے لگی، اور اس کام میں اس طرح منہمک ہوئی کہ جب اچانک کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی تو بری طرح خوف زدہ ہو کر اچھلی، اور اسی بکھلاہٹ میں جب وہ سیدھی ہوئی تو پانی کی موٹی سی دھار سامنے کھڑے وہاب حسن کو سرتاپا پانی سے بھگو گئی۔ اس نے پہلے گھبرا کر پائپ نیچے پھینکا، پھر آنکھیں چپک چپک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شرمندگی کا اظہار کرتے فوراً ہی معذرت کرے گی، لیکن اسے نہ جانے کیا ہوا کہ نقصک سے تیار وہاب حسن کی یہ درگت دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی اور کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ وہاب حسن نے بالوں سے پانی چھٹکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتے ہی چلے گئے۔ ڈارک گرین سوٹ پر سرخ اور سبز چنری کا دوپٹہ اوڑھے وہ نوخیز بہار میں اضافے کا سبب لگ رہی تھی۔ وہاب حسن کو لگا وہ آج پہلی مرتبہ میزاب سکندر کو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو وہ کبھی ایسی نہ دکھائی دی تھی۔ وہاب حسن دم بخود اسے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے ہوئے گویا خود کو بھول گئے تھے۔ آئیے انکل، میں آپ کو پاپا کو کوئی سوٹ دیتی ہوں، وہ کہتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہاب حسن کی نظروں نے اس کا بہت دیر تک تعاقب کیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ آخری بار مسکرائی تھی۔ اس کے بعد زندگی اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی چلی گئی۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہی اس نے دیکھا پاپا بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ اس نے ماما سے پوچھا تو وہ لا علمی کا اظہار کر کے رہ گئی۔ تب ایک شام اس نے سوچا کہ آج وہ پاپا سے ان کی پریشانی کی وجہ گلوا کر دہی دم لے گی، مگر اتفاقاً ہی اسے ماما کے ساتھ ان کی کسی دوست کی طرف جانا پڑ گیا۔ شام ڈھلے جب وہ واپس آئی تو گیٹ کھلا تھا اور چوکیدار غائب تھا۔ گھر پہ چھائی غیر معمولی خاموشی نے ان دونوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ ماما اس سے پہلے بیڈ روم تک پہنچتی، وہ ملازمہ کی تلاش میں کچن کی طرف بڑھی ہی تھی جب ماما کی تیز چیخ پورے گھر میں گونج کر رہ گئی۔ وہ برق رفتاری سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی جہاں بیڈ روم کے کھلے دروازے میں ماما خطرناک حد تک سفید ہوتے چہرے کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ استفسار کرتی، ماما پلٹ کر چیختی چلاتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے نہ سمجھی کے عالم میں بیڈ روم کے اندر جھانکا تو ہفتے آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے۔ کمرے کے عین وسط میں پاپا گرے ہوئے تھے، ان کی کٹی ہوئی شہرک سے خون ابل ابل کر قالین میں جذب ہو چکا تھا۔ اس کا سانس کہیں سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ وہ برف کے مجسمے کی طرح ساکت تھی، پاپا کی ادھ کھلی آنکھیں اس کے قدموں پر جمی تھی۔ وہ جو بھاگ جانا چاہتی تھی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ سرک سکی۔ تب بھی بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں اس کے قریب آئیں، کسی نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ نہ جانے کب تک کھلی ساکت آنکھوں میں روتے پیٹتے لوگوں کو دیکھتی رہی اور پھر دنیا مافیا سے بے خبر ہوتی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تب معلوم ہوا کہ قیامت آ کر گزر چکی ہے۔ ایسے کڑے وقت میں اسے سب سے پہلا خیال احمر کا آیا۔ ماما ان دنوں عدت میں تھی، سو اس نے وہاب انکل سے احمر کے متعلق پوچھا، جو ان دنوں پاپا کے ایک سچے اور کھرے دوست کی حیثیت سے ان کی ڈھارس بندھا رہے تھے۔ بہت دفعہ فون کیا ہے میں نے، ای میل بھی چھوڑا ہے اس کے لیے، مگر رابطہ ہی نہیں ہو رہا۔ وہ خود بھی پریشان ہو رہے تھے، لیکن اسی شام جب ماما نے فون کیا تو دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ یہ احمر ہی تھا۔ پاپا کے قتل کی خبر سن کر وہ شاکڈ رہ گئے، اور جب اس نے انہیں آنے کے بارے میں کہا تو ماما نے اسے روک دیا۔ نہیں احمر، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، پولیس تحقیقات کر رہی ہے، تمہارے امتحانات نزدیک ہیں، اس کے بعد چلے آنا۔ ویسے بھی یہاں سکندر کے دوست وہاب حسن ہے، اس مشکل وقت میں ہمارا وہ بہت ساتھ دے رہے ہیں۔ ماما کے کہنے پر احمر بس خاموش ہو گیا تھا، لیکن یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ بظاہر اس قدر ہمدرد نظر آنے والا اندر سے کس قدر خبیث و شاطر انسان ہے۔ اس شام وہ لان کے پچھلے حصے سے اٹھ کر کمرے کی طرف آ رہی تھی جب کمرے سے آتی وہاب حسن اور ماما کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ شرم کرو وہاب حسن، وہ تمہاری بیٹی کے برابر ہے۔ ماما کی آواز غم و غصے سے کانپ رہی تھی۔ بیٹیوں جیسی ہے، بیٹی تو نہیں نا؟ ان کے سیاہی مائل ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم اس قدر گھٹیا، نیچ اور پست ذہن رکھتے ہو وہاب حسن، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن میزاب احمر کی امانت ہے، میں تمہیں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ ماما تنفر سے چلائی تھیں۔ ہاں سکندر نے بھی یہی کہا تھا، اسی لیے اپنے ہی گھر کے اپنے بیڈ روم میں مارا گیا بیچارہ، اور باقی رہا احمر تو وہ اتنا خوش قسمت کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہاب حسن کا کہکہ اس کے جارحانہ عزائم کا پتہ دے رہا تھا۔ اور ایک بات میں بھی تمہیں بتا دوں، کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ آج رات میرے آدمی اس گھر کے باہر پہرا دیں گے، کسی سے مدد لینے یا پناہ لینے کی کوشش کی تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے
शौहर का हुआ, और तो और उन लोगों के भी परखच्चे उड़ा दूंगा जिन्होंने तुम लोगों को आसरा देने की गलती की। उनका हद दर्जा सर्दो सपाट लहजा उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहटें सी दौड़ा गया था। वो साए साए करते दिमाग के साथ दीवार का सहारा लेने पर मजबूर होगी। वहाब हसन कमरे से बाहर निकले तो उसे देखकर एक लहजे भर के लिए ठठक गए। बस एक रात की दूरी है मेरे और तुम्हारे बीच। उसके बाद एक मकरू मुस्कुराहट से उसके चेहरे पर झूलती लट को पीछे हटाना चाहा, मगर मामा ने उसे बाजू से पकड़कर अपने पीछे छुपा लिया था, और वो जैसे इन दोनों की बेबसी और बेचारगी से लुत्फ उठाते चले गए थे। और वो इतनी खौफजदा हो चुकी थी कि उसके बाद जो कुछ मामा ने किया वो उस पर कोई सवाल भी ना कर सकी। उसी रात मामा ने अपने तमाम जेवरात, नकदी और कुछ प्राइस बॉन्ड्स एक छोटे से बैग में डाले थे, और फिर साथ वाली कोठी की छत के जरिए दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो सकी। वहाब हसन की नजरों से ओझल रहने के लिए मामा ने ट्रेन का सफर मुनासिब समझा। वो जल्द अज जल्द उस जगह से दूर पहुंच जाना चाहती थी जहां एक दरिंदा उनकी मासूम बेटी को निगलने के लिए बेताब हो रहा था। सारी रात सफर में गुजरी सुबह होने पर गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी तो मामा उसे साथ लेकर नीचे उतर आई। उसे एक बेंच पर बिठाकर मामा ने उसे वहां से ना हिलने की ताकीद करते हुए नाश्ते का इंतजाम करने चल दी। वो घबराई घबराई सी इधर उधर देखने लगी, तभी उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर जा पड़ी जो उसे बुरी तरह घूर रहा था, और वो उस तरह खौफजदा होकर मामा की तरफ भागी के जेवरात वाला बैग वहीं बेंच पर छोड़ आई। और उस आदमी का सुनकर मामा और भी वहशत ज़दा हो गई। कहीं वहाब हसन का आदमी ना हो। वो उसका हाथ पकड़े उसे जगह से काफ़ी दूर चली गई। तब उसे एहसास हुआ कि वो खाली हाथ है। मामा को इल्म हुआ तो वो धक से रह गई। उसी मकाम पर आकर उनकी तमाम हिम्मतें हौसले उनका साथ छोड़ गए। उन्होंने लड़खड़ा कर दीवार का सहारा लिया तो फिर बैठती चली गई। मामा क्या हुआ है आपको, प्लीज़ आंखें खोलें। वो मतवहिश अंदाज में उन्हें छोड़ने लगी। क्या बात है बेटी, नरम सी आवाज़ कहीं करीब ही उभरी थी। उसने एक झटके से सर उठाया। एक उधेड़ उम्र खातून चेहरे पर मेहरबान मुस्कुराहट लिए उस पर झुकी हुई थी। ये खातून फिरदौस खाला थी जो उसे और मामा को अपने साथ ले आई। कुछ दिन संभलने में लगे थे। उसके बाद मामा ने जर्मनी फ़ोन करके अहमद को सूरत हाल से आगाह करना चाहा तो वो मालूम हो कि वो 4 रोज़ कबल पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया था, और ये वही दिन था जब इन दोनों ने अपना घर छोड़ा था। और उसके बाद मामा ने फ़ोन के ज़रिए घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से अहमद के मुतल्लिक मालूम करना चाहा, मगर कोई भी उसकी आमद से बाखबर नहीं था। और तब से अब तक वो हज़ारों चेहरों पर मैं अपने उस एक चेहरे को खोजती आई थी, और जब ये चेहरा नजर आया था तो कहने वालों का इसरार था कि वो काशान है, अहमद नहीं। दिन अपनी तमाम थकी मांदी मुसाफत को समेटे रात की आगोश में जा चुका था। शाह खावर अपनी नीम ख्वाबेदा किरणों को लिए उफ़क़ के उस पार जा उतरा था। आसमान के स्याह सीने पर कनिंदा पूरा चांद हर रोज़ से कुछ ज़्यादा ही जर्द था। उसकी तन्हाई रात की सुलगती दहलीज पे बैठी अपनी राख बदन में शररजीस्त को तलाश कर रही थी। अभी कुछ देर कबल मामा इसके पास से उठकर गई थी। कितनी इसरार से उन्होंने पूछा था, मिजाब तुम्हें क्या हुआ है? जवाबन उसने मुश्किल मुस्कुराते हुए टालना चाहा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। ऐसे मत मुस्कुराओ मिजाब, तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे आंसुओं से ज़्यादा गम आलूद है। और फिर रात के सन्नाटे में उनके जाते कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी, और उसके बाद फिर एक लामहदूद चुप थी। और वो कई रोज़ हो गए थे उसे खुद से जुदा हुए। सुबह घर से निकलती और शाम तक दीवानों किसी हालत में उस राह पर नज़रें गाड़े खड़ी रहती जहाँ से अहमद के आने का यकीन था। और जब कभी सरसराती हमारे पत्तों से टकरा कर किसी आहट का गुमान पैदा करती तो वो चौंक चौंक जाती। उस यकीन से निगाह उठाती के सामने अहमद अय्याज खड़ा हो, मगर पल भर में उसके सामने एक लंबा चौड़ा वजूद ऐस्तादा हो जाता जो अपनी आंखों में बेतहाशा चमक लिए उसकी तरफ झुकता और पूछता, सुनो तुमने कभी मोहब्बत की है? वो घबरा कर रुख मोड़ लेती, मगर उसकी जानदार आवाज़ समातों के रेगजार में गूंजती रह जाती। मैंने मोहब्बत की है, बेतहाशा मोहब्बत, इश्क की सरहदों को छूती हुई मोहब्बत, अपने जज्बों की अमीर गहराइयों और दिलो जान की तमाम तर सच्चाइयों के साथ चाहा है, जानती हो किसी। और यहीं पे आके हमारा यास बड़ी इस्तकामत के साथ उन दोनों के बीच हायल हो जाता, मगर वो खामोश लब और बोलती आंखें पस मंजर में झांकती रहती। ये किस अजाब में फंस गई हूँ मैं? वो दोहरे करब का शिकार थी। अपना आप खुद से जुदा होता महसूस हो रहा था, और अगर वो अहमद ना हुआ, वाकई का शान हुआ, फिर ढेरों वाहमे और खदशे इस यकीन के गिर्द तंग करने लगे थे तो बेकरार सी होकर पूरे सहन में चकराने लगी। नहीं, वो अहमद ही था। बंद आंखों ने एक मरतबा फिर उसके नकूश अजबर किए। चलो मान लिया वो अहमद ही था। फिर दिल किसी बच्चे की तरह आने वाले लम्हात से खौफज़दा था। फिर उसके कदमों तले गर्दिश करती ज़मीन थम गई। मैंने मोहब्बत की है, बेतहाशा मोहब्बत, इश्क की सरहदों को छूती हुई, जानती हो किससे? कोई उसके कान में आकर चीखा तो वो खौफज़दा होकर बुरी तरह चिल्ला उठी, खामोश हो जाओ, कुछ मत कहो, नहीं बहकाओ मुझे। बार बार वो सिसकते हुए दीवार से जा लगी थी।
नींद तारीख कमरे की दहलीज पर खड़ी मामा ने उसके गालों पर चमकते आंसुओं को देखा जरूर, मगर आगे बढ़कर उन्हें समेट लेने की हिम्मत ना कर सकी। क्यों हो रहा है ऐसा? जहनी कशमकश उसे निढाल कर चुकी थी। क्यों मेरे दिल में उस शख्स की मोहब्बत जगह ना पा सके जिसका नाम मेरे नाम के साथ लिख दिया गया? क्यों ये धड़कनें उस दिल की ताबे ना हो सकी जो मेरा नसीब है? कोई दूसरा मेरी ज़ात का सफ़र क्यों तय करता चला गया? मेरे ख्वाब, मेरी तमन्नाएं किसी अजनबी की ख्वाहिश से हम आहंग कैसे हो गई? वो बिलक बिलक कर फूट फूट कर रो रही थी और मामा उसके खामोश लरजते वजूद को देखकर साकत हो चुकी। तभी दरवाजे पर होने वाली तेज दस्तक ने उन दोनों को चौंका दिया। इस वक्त कौन हो सकता है? नजरों के तसादुम पे दोनों के दिल में एक ही सवाल उभरा था। कौन? दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखते हुए मामा ने धीरे से पूछा। मैं हूँ अहमद अयाज। कोई बाहर से पुकारा था। मानूस लबो लहजा, जानी पहचानी आवाज़। कुंडी ठक से मामा के हाथों से फिसल गई। कदमों की लड़खड़ाहट ने बेख्तियार ही उन्हें दरवाजे का पट थाम लेने पर मजबूर कर दिया। मिजाब की सिसकियां दम तोड़ गई। उसका वहम हकीकत के कालिब में ढलकर सामने आ खड़ा हुआ और वो और मामा जिस मुआवजे की मुंतजर थी वो ज़हूर पसीर हो चुका था। अहमर! मामा के होठों से अहमर और आंख से आंसू एक साथ निकले। वो दीवानावार अहमर की तरफ बढ़ी और मिजाब सुतून की ओट में बैठती चली गई थी। जब आपने जर्मनी व जरिया फ़ोन मुझे अंकल सिकंदर के इंतकाल के बारे में बताया तो मुझे बेहद शौक पहुंचा। अगरचे आपने मुझे पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, मगर मुझे आपकी कैफियत का पूरी तरह अंदाज़ा था। मैं सोच सकता था कि इस वक्त आपको मेरी कितनी ज़रूरत होगी, सो मैंने पहली फ़्लाइट से ही पाकिस्तान आने का इरादा कर लिया। और जब मैंने आपको फ़ोन पर इतला देनी चाहिए तो फ़ोन वहाब हसन ने अटेंड किया। चूँकि आप अच्छे अल्फाज में उसका जिक्र कर चुकी थी, इसलिए मैंने उसे अपनी आमद की इतला दे दी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एयरपोर्ट से टैक्सी पर घर आते हुए मुझ पर गोलियों की बारिश कर दी गई। ड्राइवर के जख्मी होने पर गाड़ी अपना तवाज़ुन खो बैठी और सड़क के साथ खाइयों में गिरती चली गई। मेरी खुशकिस्मती के बेशुमार गोलियों का निशाना बनने के बाद मैं आलिम मदहोशी में गाड़ी के खुले दरवाजे से बाहर लुढ़क गया। ये जगह आबादी से दूर थी। इस पर रात का वक्त, सो उन लोगों ने तमाम कार्रवाई बहुत इत्मीनान के साथ अंजाम दी। हमले के बाद उन्होंने टैक्सी का मुकम्मल जायज़ा लिया। इंतहाई मसख शुदा लाश हालत में एक लाश ड्राइविंग सीट पर थी और दूसरी लाश अगली सीट पर। सो उन्होंने इत्मीनान कर लेने के बाद गाड़ी को आग लगा दी ताकि किसी किस्म का सबूत बाकी ना रहे। और बात है कि खुदा को मेरी ज़िंदगी मंजूर थी। गाड़ी में दूसरी मौजूद लाश उस शख्स की थी जो पिछले मोड़ पर टैक्सी में सवार हुआ था। उसी दौरान एसपी फैज़ान की गाड़ी वहां से गुजरी। जाए वक़ुआ का जायज़ा लेते हुए उन्हें अंधेरे में मेरी गाड़ी का चमकता हुआ डायल नज़र आ गया। मेरी घड़ी का मेरी सांस रुक रुक कर चल रही थी, सो उन्होंने एक सेकंड की भी देर ना की और मुझे अपने दोस्त डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए, जहां मेरी मौजूदगी को मुकम्मल राज रखा गया ताकि मेरे दुश्मन मुझ पर हमलावर ना हो सकें। एसपी फैज़ान शिद्दत से इस बात के मुंतज़िर थे कि मैं होश में आऊं और उन्हें अपने मुतल्लिक कुछ बता सकूं, मगर जब एक हफ्ते बाद मुझे होश आया तो मेरा जहन एक साफ स्लेट की मानिंद था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। इस हादसे में सर पर चोट लगने के बायस मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। कई माह ज़ेर इलाज रहने के बाद एसपी फैज़ान के साथ रहने लगा। फैज़ान को अपने काम से जुनून की हद तक लगाव है। वो एक सच्चा और खरा पुलिस ऑफिसर है। उसने मुझे बताया उन दिनों एक बहुत बड़े गिरोह के पीछे लगा हो, मगर अभी तक कोई सबूत उसके हाथ नहीं लग सका। इस सिलसिले में उसने मुझसे मदद की दरख्वास्त की थी। बहुत सोच समझ विचार के बाद एक लंबा चौड़ा मंसूबा तैयार किया गया जो कि सरासर अरगान के जहन की इख्तरा था। वो हमेशा से इन बातों में माहिर था। इस मंसूबे की तैयारी के बाद मुझे कई माह तक थर्ड क्लास किस्म के गुंडों के साथ भेस बदल कर रहना पड़ा ताकि मैं उनके तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकूं और उनमें से एक लगूं। उसके बाद वहाब हसन पे एक जाली हमला करवाया गया जिसके बारे में फैज़ान को यकीन था कि वो माफिया के ग्रोह में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और इस हमले में मैंने जान पर खेलकर वहाब की जान बचाई और हस्बे तवक्को मेरी इस कारकर्दगी पर उसने मुझे अपने इंतहाई निचले दर्जे के कारिंदों में शामिल कर लिया। और जाहिर है उसके बाद उस पर एतमाद हासिल कर लेना मेरे लिए कुछ खास मुश्किल नहीं था, अगरचा उसमें बहुत वक्त लगा। बाज़ पुलिस को चकमा देकर उसका माल भी पार करवाया। इस तमाम अरसे में एसपी फैज़ान के साथ मेरा इंतहाई खुफिया ताल्लुक़ कायम रहा। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरी कारकर्दगी के पेश नज़र वहाब अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल मुझसे डिस्कस करने लगा। मेरा शुमार उसके चंद एक ख़ास आदमियों में होने लगा। फिर यह तवील जद्दोजहद उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब एक रोज़ शराब के नशे में धुत वहाब हसन के मुंह से मैंने मिजाब का नाम सुना। गैर इरादी तौर पर अहमर की निगाहें मिजाब की तरफ उठ गई। वो बहुत सहमे हुए अंदाज में उसकी बात सुनने में पूरी तरह महव थी। निगाहों के तसादुम पर घबरा कर पलके चुका गई। अहमर तवील सांस लेकर अपनी शिस्त से उठ खड़ा हुआ। ये चंद लम्हों की सरसराती हुई खामोशी मिजाब को बुरी तरह खुल रही थी। यह नाम किसी चाबुक की तरह मेरे शऊर के पर्दे पर लगा था। मैं बुरी तरह चौंक गया था, मगर समझ नहीं पाया कि इस नाम में ऐसी कौन सी खास बात है जो मुझे बेचैन कर गई है। मैं एक बार फिर अपनी पूरी हिस्सियत के साथ वहाब की तरफ मतवज्जा हो गया था, मगर वो एक बार फिर शराब चढ़ाने में मसरूफ़ हो गया था।
मैं इस नाम में दिलचस्पी नहीं लेना चाहता था, मगर ये नाम एक कीड़े की सूरत मेरे दिमाग में कुलबुलाने लगा था। सो मैं वहाब से पूछे बगैर नहीं रह सका, सर ये मिजाब कौन है? वो होश में होता तो शायद उसे मेरी गुस्ताखी समझता, मगर उस वक्त बहुत लहक कर वो मुझे मिजाब के बारे में बताने लगा। मिजाब, सिकंदर, फसीहा, ये 3 नाम एक तकोन बनकर मेरे सामने आए थे, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ते दौड़ते मैं हाँफने लगा था। ये कौन लोग हैं? मेरा उनसे क्या ताल्लुक है? मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया, मगर ये भी जान गया था कि मेरा माजी किसी न किसी तरह इन नामों से वाबस्ता है। मैं उन्हीं सोचे में गलता बेचा था जब वहाब हसन ने अपना गिलास दीवार पर दे मारा। एक छन्नाके से उसकी किरचियाँ ज़मीन पर बिखर गई थी, और ऐसा ही एक छन्नाका मेरे दिमाग में भी हुआ था। जहन पर जमी बर्फ यकलख्त ही चटक गई थी। अहमर, हाँ अहमर नामी शख्स को वहाब जी भर के गालियों से नवाज रहा था। वो बदबख्त कहती थी, मिजाब अहमर की अमानत है। जहन्नम रसीद कर दिया मैंने इस कमीने को। लाश तक सड़ गई उस नामुराद की। उसका रौनत भरा मगरूर लहजा मुझे अंदर तक सुलगा गया। बस चंद लम्हे लगे थे मुझे काशान से अहमर तक के वापसी के सफ़र में, और मैं उस वक्त मुझे लगा था मेरी रगों में खून की बजाय आग गर्दिश करने लगी है। कोई गर्म स्याल मादा मेरे पूरे वजूद को भस्म करते हुए मुझे इस बात पर मजबूर कर रहा था कि मैं उस शख्स का गला अपने हाथों से दबा दूं, मगर खुदा का शुक्र है कि मेरी अकल मेरे जज्बात पर हावी हो गई, वरना शायद लम्हों में बना बनाया खेल बिगड़ जाता। मेरे लिए इस खेल को मज़ीद जारी रखना मुमकिन ना था। सो मैं एसपी की तमाम शराइ से इनहराफ करते हुए वहाब हसन को अपने साथ लेकर उसके घर पहुंच गया। ये पहली मर्तबा ना हुआ था, इससे पहले भी मैं अक्सर उसे नशे की हालत में उसके बेडरूम तक छोड़ने जाता था, मगर उस रोज़ मैं फौरी तौर पर उसके बेडरूम से वापस नहीं आया था। पूरे कमरे की तलाशी के बाद उसका इंतहाई खुफिया सेफ तलाश करने में कामयाब हो गया, और फिर वो तमाम कागजात उस सेफ से निकाल कर मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में मुंतकिल हो चुके थे। अगरचे मेरे इस फौरी रद्द अमल पर मुझे एसपी फैज़ान की ज़बरदस्त छाड़ और अरगान की खफगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो कागजात या सबूत वहाब हसन की गिरफ्तारी के लिए नाकाफ़ी भी हो सकते थे। मगर वहाब हसन की बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती के ऐसा नहीं हुआ, और जब एसपी फैज़ान गिरफ्तारी के लिए वारंट लिए वहाब हसन के सर पर पहुंचा तो उस वक्त वो नशे में धत था। यूं वो उस बुरी तरह से फंसा कि कम अज़ कम इस रोए ज़मीन पर उसके लिए कोई जाए पनाह नहीं बची थी। अपनी याददाश्त के बहाल होते ही मैंने जब आपकी तलाश में निकलना चाहा तो तब मुझे ये मुद्दा सुनाया गया कि वो ना सिर्फ आप लोगों की मौजूदा ठिकाना इलम में आ चुका है, बल्कि मिजाब मुझे देखकर पहचान के मराहिल भी तय कर चुकी है। उसकी बात तमाम होने पर मिजाब ने सर उठाकर उसे देखा, दीवार से टेक लगाए दोनों हाथ सीने पे बांधे वो न जाने क्या सोच रहा था। और देखो ज़रा, मिजाब ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। मामा के साकत वजूद में जुम्बश हुई तो उनके लहजे में ताजुब था, जैसे उन्हें यकीन ना हो कि मिजाब इतनी बड़ी बात उनसे छुपा भी सकती है। जवाबन वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी रही। तब मामा एक गहरी सांस लेकर चारपाई पे लेट गई। क्या कुछ हो जाता है इस छोटी सी ज़िंदगी में, ये जो कुछ हम सब के साथ हुआ, क्या हमने कभी सोचा था ऐसा हो सकता है? मगर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये होना ही था। ये मुशक्क़त हम सबको झेलनी ही थी, क्योंकि ये हमारे नसीब में लिखी जा चुकी थी। मामा ने वही कहा जो उस वक्त वो दोनों सोच रहे थे। बहुत रात हो गई है आंटी, अब आप आराम करें। हमने आगे बढ़कर झुकते हुए उन पर चादर दुरुस्त की। हाँ, बहुत रातें जाकर गुजारी हैं, आज सुकून की नींद सोऊंगी, बहुत अच्छी मीठी नींद। वरना ये ख्याल तो दिल में कांटा बनकर गड़ा रहता था कि अगर तुम हमें ना मिल पाए तो मिजाब की कश्ती यूं ही भंवर में डोलती रहेगी, कभी साहिल पे ना पहुंच पाएगी। उनकी ममता भरी नज़रों ने अहमर के एक एक नक्श को बहुत मोहब्बत से छुआ था। कश्ती तो ताउम्र भंवर में डोलती रहेगी मामा, साहिल को तरसती रहेगी। मिजाब ने खामोश नज़रों से अहमर का जायजा लिया, जिसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए कोई साया सा गुजरा था। पंखी की रफ्तार तेज करके बाहर जाते हुए अहमद ने इशारतन उसे अपने साथ आने को कहा था। वो चंद लम्हे शशपंज में पड़ने के बाद उंगलियां चटखाते हुए बाहर निकली तो अहमद सहन में बांध की खरी चारपाई पर सर झुकाए बैठा था। कदमों की आहट पर उसने सर उठाकर मिजाब की सुरख मुतवर्रम आंखों का बगौर जायजा लिया था। आज की सारी रात बातों और आंखों में कटी थी, और उस वक्त उसके गालों को नरमी से छूते बादे नसीम के सुबह खुराम झोंके इस बात का संदेशा दे रहे थे कि उजाला कुछ दूर नहीं है। बैठ जाओ मिजाब, उसके कहने पर वो चारपाई पे के किनारे पर टिक सी गई। अहमद ने तवील सांस लेकर आंगन में फैली मोतिर बेले की खुशबू अपने अंदर उतारते हुए अपनी नजरें उसके उतरे उतरे चेहरे पर टिकाई तो वो खामखाही नजरें चुराकर हाथों की लकीरों में उलझने लगी। कैसी अजीब बात थी ये तन्हाई, ये खामोशी, ये सुबह के अव्वलीन लम्हात का कैफ आगीन सरूर जो उनके माबैन रिश्ते के हवाले से बहुत मानी खेज होना चाहिए था, उस वक्त इन दोनों को बेहद डिस्टर्ब कर रहा था। ना जज्बात में हलचल थी, ना धड़कनें बेतरतीब, ना दिलों में उमंग थी, ना सांसों में तरंग। एक अजीब लाताल्लुकी, एक गुरेज था जो इन दोनों के दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। मिजाब, अहमद की आवाज़ पर वो चौंकी।
सारी बात बताने के बावजूद एक हकीकत ऐसी है जो मैं चाहने के बावजूद आंटी को नहीं बता सका, लेकिन जिस तरह तुमने इन हालात का डट कर मुकाबला किया, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात को बेहतर अंदाज में समझ सकती हो। उसके कदरे तौक़ुफ़ पर मिर्ज़ा को किसी गैर मामूली पन का एहसास होने लगा। अगरचे ये वक्त इस बात के लिए मुनासिब नहीं हो सकता है, मैं ये बात कबल अज़ वक्त कह रहा हूँ, मगर ऐसा सिर्फ अज़ियत के इस एहसास को कम करने के लिए है जो लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही जा रहा है। वो बेचैन सा हो रहा था। मिज़ाब, ये वक्त जो हम लोगों ने गुजारा है बहुत तकलीफ दे था। मेरे लिए तो इस लिहाज से नाकाबिले बर्दाश्त था कि मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था। तुम उस अज़ियत का अंदाज़ा कर सकती हो मिज़ाब, जिसमें मैंने एक तवील अरसा गुजारा है। एक बाशऊर इंसान जो वक्त पड़ने पर अपनी तमाम गैर मामूली सहायतों को बरबेकार ला सकता है, उसे ये मालूम ही ना हो कि वो कौन है, कहाँ से आया, उसकी शनाख्त क्या है, तो सोचो उसकी शख्सियत इन तमाम हादसात से किस तरह मुतासिर हुई होगी। मैं भी जज्बाती कशमकश का शिकार हो चुका हूँ। इसी दौरान मेरी मुलाकात राबिया से हुई। वो एक बेसहारा लड़की थी, उसे एक मजबूत सहारे की तलाश थी और मैं जज्बाती पनाह का मतलाशी, सो हम दोनों ने शादी कर ली। अहमद ने मुजरिमाना अंदाज में एतराफ़ किया। निकाह इंतहाई सादगी से हुआ और मैं महसूस कर रहा था कि कोई चीज़ है जो मुझे ये सब करने से रोक रही है, मगर एक लम्हे के तौक़ुफ़ करते हुए उसने मिज़ाब के जज्बात का अंदाज़ा लगाना चाहा और मिज़ाब के लिए तो ये इंकशाफ इस हद तक गैर मुतवक्का था कि वो बस एक ही ज़ाविये से उस पर नज़र टिकाए बैठी रह गई। उसकी समझदारी में ही नहीं आ रहा था कि इस खबर पर किस रद्द अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। मिज़ाब के इस पथराए पथराए वजूद से नज़रें चुरा कर वो उठ खड़ा हुआ। ये सब अनजाने में हुआ मिज़ाब, तुम समझ रही हो ना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मगर ये सब हो गया और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना होगा। उसका अंदरूनी खलफशार और कशमकश उसके चेहरे से अयां था। मैं जानता हूँ 2 कश्तियों का सवार कभी मंजिल पर नहीं पहुँच पाता, लेकिन मैं राबिया को नहीं छोड़ सकता। अमर की आवाज़ भर्रा गई थी। वो मुझ पर जान छिड़कती है और मैं भी उसे खुद से जुदा नहीं कर सकता। मिज़ाब, हम सब लोग एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। वो एकदम उसके सामने ज़मीन पर पंजों के बल बैठ गया था और बेख्तियार और बिला इरादा उसके सर्द हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। हमारे निकाह का इल्म बहुत कम लोगों को था। अगर मैं कोई खुद गर्जाना फ़ैसला कर भी लूँ तो वो तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं फ़ैसले का हक़ तुम्हें सौंपता हूँ। वो भीगी आंखों समेत उसे गोया इल्तिजा कर रहा था, वो उस पर और राबिया पर रहम करे। और फिर न जाने कितने लम्हे बीत गए। अहमद अय्याज़ की धुंधलाई आंखें उस मुजस्समे का तवाफ़ करती रहीं और तब ही शायद किसी फ़ैसले पर पहुँच कर उसके सामत वजूद ने झुरझुरी ली थी और उसके साथ ही उसे धीरे से अपने हाथ वापस खींच लिए थे। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा है अमर अय्याज़, 2 कश्तियों का मुसाफिर कभी मंजिल तक नहीं पहुँच पाता। उसके होंठों में जुम्बिश हुई थी और अहमद का दिल समात बनकर धड़कने लगा। यूँ लगता है मेरे और तुम्हारे संजोग का फैसला इंसानों का फैसला था। कातिबे तकदीर ने हमारे लिए जो कुछ लिखा वो कुछ और था। वो तकदीर से इनहराफ ना तुम कर सकती हो ना मैं। सो अहमद अय्याज़, मैं खुद तुमसे अपनी आज़ादी तलब करती हूँ। वो बहुत ठहरे हुए लहजे में कह रही थी और अहमद हैरत और बेयकीनी के समंदर में गर्क हुआ जा रहा था। हैरान मत हो अहमद, फैसले में इतनी जल्दी इसलिए की है कि अभी वक्त मेरी मुट्ठी में है और मैं देर नहीं करना चाहती। उसके होंठों पर आसूदा लेकिन थकन ज़दा मुस्कुराहट तैर रही थी। अहमद ने तशक्कुराना लेकिन खामोश निगाह उसके चेहरे पे डाली और उठ खड़ा हुआ। उजाला फैल रहा है अहमद, तुम जाकर राबे के साथ तैयारी करो, हम सब इकट्ठे घर जाएंगे। उसके कहने पर अहमद के होंठों पे बेख्तियार ही जानदार मुस्कुराहट उभरी और वह इस बात में सर हिलाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की अहमद, ना तुम्हें चाहा है, हाँ मगर तुम्हें सोचा बहुत है। उसने अहमद की चौड़ी पुश्त पर नजरें जमाकर एक लम्हे के लिए सोचा और फिर जैसे थक कर बिस्तर पर सीधी लेटकर उसने अपनी नज़रें आसमान पर जमा दी, जहाँ रात की सियाही तेज़ी से दिन के उजाले में तब्दील हो रही थी। उसने कहीं पढ़ा था कुछ लम्हे बड़े फैसलाकुन होते हैं। उस वक्त ये तय होता है कि कौन शख्स किसका स्याह का सयारा बनाया जाएगा। इसी तरह कोई ख़ास घड़ी बड़ी नतीजा खेज होती है। उसी वक्त एक कल्ब की सुइयां किसी दूसरे कल्ब की ताबे करती जाती हैं। जो वक्त पहले का रहता है वही वक्त दूसरे की कल्ब की घड़ी बताई है। जो मौसम, जो रुत, जो दिन पहले कलम में तुलू होता है वही दूसरे के आईने में मुनक्किस होता है। और मुझे लगता है बहुत ऊपर आसमानों में जब मेरी हयात का फ़ैसला रकम किया गया था तो मेरे कल्ब को अरगान हसन बख्तियार के कल्ब के ताबे कर दिया गया था। और जब उसके दिल में मेरी मोहब्बत का मौसम आन ठहरा था तो मेरा दिल उस मौसम का अक्स क्यों ना बनता। चंबेली की नम खुशबू से बोझल हुआ हवा उसे धीरे धीरे थपक रही थी। उसकी खुमार आलूद पलकें लहज़ा भर को बंद हुई थी। जब कोई शबिया ख्वाब के सरसराते
पर्दे पर झिलमिलाई। मैंने मोहब्बत की है, बेतहाशा मोहब्बत, इश्क की सरहदों को छूती हुई, अपने जज्बों की अमीर गहराइयों और दिलो जान की तमाम तर सच्चाइयों के साथ चाहा है। जानती हो किसे? वो उसकी पलकें पल भर में एक दूसरे से जुदा हो गईं। चमकती मुस्कुराहट सूरज की अव्वलीन किरणों की तरह उसके चेहरे का अहाता कर गई थी और उसे उस सवाल का जवाब देने में कोई मुश्किल दरपेश ना थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती फुटपाथ पर चली जा रही थी। आज स्कूल में उसका आखिरी दिन था। आते हुए उसने अपनी आखिरी तनख्वाह पीपली वाले साईं के कशकोल में डाल दी थी और उनसीयत के एहसास से चूर होते हुए कहा था, मैं इस शहर से जा रही हूँ साईं, लौट कर यहीं आना है। साईं का पुरयकीन लहजा उसे हैरान कर गया। साईं को हर बात का इशारा मिल जाता है बेटी, यकीनन तुम्हारा दाना पानी इस शहर से ख़त्म नहीं हुआ। पास खड़े एक शख्स ने गोया वजाहत की और वो दिल ही दिल में साईं की मौत तरफ होती आगे बढ़ गई। चंद कदम आगे जाकर उसे एहसास हुआ कि सिल्वर ग्रे क्रोला नहायत सुस्त रवि के साथ उसके ऐन बराबर चली आ रही है। उसने गर्दन मोड़कर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखा तो उस पर अपनी नज़रें गाड़े बैठा था। न जाने क्यों उसका दिल चाहा था उसे तंग करने को। उसे कोई रिस्पांस दिए बगैर वो नाक की सीध में चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि गाड़ी रुक गई थी। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनकर उसका दिल पूरी कुव्वत से धड़का था। भारी कदमों की आवाज़ दूर से नज़दीक और नज़दीक से नज़दीक तर होती चली गई, यहाँ तक कि शनेल की मशहूर कुन महक उसके वजूद के गिर्द घेरा तंग करने लगी। इस तरारी अंदाज में होंठ काटते हुए वो मुंतज़िर ही रही कि वो अभी कुछ कहेगा, मगर दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी थी। तेज़ हवा से फड़फड़ाते आंचल और चेहरे पे आए बालों को समेटते हुए उसने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। कुछ कहते क्यों नहीं? डर लगता है। डर कैसा? उसने हैरत से उसे देखा, जिसके चेहरे पे मुकम्मल संजीदगी थी और ब्राउन आंखों में चमकते शहद की सी रोशनी नजर आ रही थी। आपकी खफगी का डर। हर दफ़ा हर बात के जवाब में आपकी डांट डपट के सिवा कुछ हाथ नहीं आया और ये मेरे सीने में धड़कता बेचारा मासूम सा दिल आपकी मजीद खफगी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए तो आपको लिफ्ट की ऑफ़र देने की बजाय खुद फुटपाथ पर मार्च करने लगा हूँ। शरारत आमेज़ मासूमियत से वो बोलने पे आया तो बोलता ही चला गया। आप ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं? कैसी हरकतें? वो कदरे हैरान होकर उसे देखने लगा। दूसरों को नाराज़ और खफा करने वाली। उसने बालों की लट कानों के पीछे अड़सी। इसलिए कि मुझे मनाने वाली हरकतें भी खूब आती हैं। उसका मैनी खेज लहजा मिजाब को पूरी तरह सुर्ख कर गया और वो उसके सभी चेहरे पे फैलती हिजाब आमेज सुर्खी को देखता रह गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? निगाहों की तपश से उसे बौखलाई दे रही थी। आप जानती हैं मिजाब? वो अचानक उसके सामने आ गया तो उसे मजबूरन रुकना पड़ा। जब मैंने पहली मर्तबा आपको देखा था तो मैं सारी रात सो नहीं पाया था और मेरे साथ ऐसा पहली मर्तबा हुआ था। जी, बेकरारी और बेचैनी मेरी रूह में समा गई थी। मुझे मालूम भी ना हो पाता और मैं कई घंटे आपके तस्वुर में बिता देता। और कितनी अजीब बात है कि इस तमाम अरसे में आपसे दूरी का ख्याल एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में नहीं आया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था आप किसी और का नसीब भी हो सकती हैं। अहमरा याद से आपके ताल्लुक का इल्म हो जाने के बाद भी मैं बेयकीन नहीं था। भला ये कैसे मुमकिन है कि जो मेरे अंदर रूह बनकर समा चुकी है वो मुझसे दूर चली जाए? और भला ये कैसे हो सकता है कि आप किसी फ़र्द को खुद से बढ़कर चाहें और फिर भी उसे पा ना सकें? और मुझे लगता है मिजाब, ये मेरा यकीन था जिसकी बदौलत मैंने आपको पा लिया, वरना बज़ाहिर तो ये मुमकिन ना लग रहा था। करीब से गुजरते किसी मनचले ने उन्हें देखकर ज़ोर से सीटी बजाई थी। दोनों एक साथ चौंके थे और मिजाब बुरी तरह चीम गई। लोग हमारी तरफ मतवज्जा हो रहे हैं। अरे वाह, मैं आपको अपने बेमिसाल इश्क की दास्तान सुना रहा हूँ और आप लोगों की परवाह कर रही हैं। जानती हैं, अगर कोई इस वक्त मुझसे पूछता कि मिजाब कौन है तो मुझसे क्या जवाब देता? उसने कदरे झुककर उससे पूछा। क्या? उसकी स्याह आंखों में इश्तियाक भरा। ये ही कि सूरज की अवलीन किरण मिजाब है, वो बारिश का सबसे पहला कतरा है जो मेरे दिल की सहरा पर बरसा है और चारों तरफ फूल ही फूल महका गया है। चांद की पहली किरणें मिजाब का दूसरा रूप हैं। वो सहरा के सीने पे डोलती चांदनी का अक्स है। मिस्टर अरगान, उसे जज्बात की रौ में बहकते देखकर वो बेख्तियार उसे टोक गई। आपको कब अकल आएगी? क्या हुआ? वह हद दर्जा हैरान था। आपने ये नहीं सोचा कि मोहब्बत का ऐसा खूबसूरत इजहार इस चलचलाती धूप में कैसा लगेगा? ओ आई एम सो सॉरी। उसे एहसास हुआ कि धूप दरख्तों के पत्तों से छन छन कर बराह रास्त उन पर पड़ रही थी। मैं हूँ ही कमअकल और नादान, हमेशा दुरुस्त बात गलत वक्त पर कह देता हूँ। उसने सर खुजाते हुए बेचारगी से कहा तो वो बेख्तियार हंस दी। वो चंद लम्हे यूं ही खड़ा उसे देखता रहा और फिर खुद भी उसके साथ ही मुस्कुरा दिया। आइए मादाम। चंद कदम पीछे पलटकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसने कदरे झुक कर कहा तो वो हंसती हुई गाड़ी में बैठ गई।
चंद लम्हों बाद गाड़ी वहाँ से रवाना हो गई थी, लेकिन वहाँ रह जाने वाली फ़िज़ा मोहब्बत के बोलों से महकती रही थी। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये नावल बहुत 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 पसंद आया होगा। ये हमारी एक बहुत ही प्यारी लिसनर हैं, यूट्यूब की लिसनर मरियम नौशाद साहिबा, उनकी फ़रमाइश पे मैंने पढ़ा है। आप भी अपनी पसंद, अपनी फ़रमाइश कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मरियम, अगर आप और भी मुझसे नावल सुनना चाहती हैं तो काइंडली ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी। और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।